चलिए स्टार्ट करेंगे, जो कि मेरा कल मैंने ऑलरेडी आपको ऑर्डर नंबर 1 पढ़ाया हुआ है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ ऑर्डर 1 फिनिश ऑर्डर नंबर 2 to 5। ये ऑर्डर्स में आज आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है? चलो स्टार्ट करेंगे। मैम एक हाँ हाँ, वो था, ये मैम बेयर एक्ट में ये कहाँ पे मिलते हैं ऑर्डर्स? मैं कल ढूंढने का कोशिश कर रहा था बट आई वाज बैरक में नॉट ऑर्डर्स एबल। कहाँ मिलते हैं? ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? बताती मैम हूँ आई मैं वाज आपको। बैरक ट्राइंग में टू कुछ सेक्शन फाइंड होते हैं इट ना मैम। मैडम। बैरक में आपके जो ऑर्डर्स होते हैं ना, वो एंड में दिए होते हैं। ओके मैम, एंड में मतलब किधर मैम आपका फिर? जो शेड्यूल होता है ना, दैट कम्स अंडर द ऑर्डर। ओके, सो आप अपेंडिक्स पीछे फीडिंग प्रोसेस गो टू डिक्रीज द गो एग्जीक्यूशन। टू आफ्टर द सेक्शंस गेट ओवर। जैसे ही आपके सेक्शंस यस। खत्म हो जाएंगे एंड यू विल गेट द शेड्यूल व्हिच इज एन ऑर्डर। ओके, ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। प्लीज डोंट डू एनीथिंग ऑन द। चलो स्टार्ट करेंगे। ओके ना, अब ऑर्डर नंबर 2 का फ्रेम ऑफ अ सूट क्या है? व्हाट इज अ फ्रेम ऑफ अ सूट? ऑर्डर नंबर 2 के अंदर फ्रेम ऑफ अ सूट क्या है? फ्रेम ऑफ सूट का मतलब ये होता है, हु इज रितेश कुमार हियर? ब्लडी साइको। अरे क्या कर रहा है ये? तो ये आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के? मिस्टर रितेश कुमार कौन है यहाँ पर? एक ये रितेश कुमार एवरीडे अटेंड करता है ना क्लास हमारा? नो मैम। वेरी डिस्गस्टिंग ऑन योर पार्ट। क्या है ये? आप क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? ही इज देयर इन द क्लास। मैम अनम्यूट तो है, अनम्यूट है रितेश, बट रिमूव कर मिस्टर दीजिए मैम। रितेश, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? रिमूव कर दीजिए मैडम, लेफ्ट हाँ हो गए बस मैडम। वही। हाँ ना, स्टुपिडिटी क्लास के ये भी खराब करना है। आई डोंट नो व्हाट इज अ प्रॉब्लम। दैट इज बिहार से दिख रहे हैं मैम ना, इसीलिए मिस्टेक कर रहे हैं, ये बिहारी हैं। अरे कहीं से भी होने दीजिए, हमें वो उसका कुछ नहीं है। चलिए। चापलूसी कर रहे हैं कि क्लास में बाधा डाल रहे हैं। हाँ इसलिए तो मुझे आज विनायक नहीं है ना क्लास में, उसको 8 o'clock का टाइम पता है ना। चलिए लेट्स स्टार्ट। ऑर्डर नंबर 2 जिसे कहते हैं फ्रेम ऑफ सूट। अब ये सूट कैसे फ्रेम होता है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फ्रेम ऑफ सूट, यहां पर आप देखेंगे कि जब सूट फ्रेम करने की बात आती है तो फाइनल डिसीजन अप टू द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट। यहां पर डिस्प्यूट की बात की जा रही है। देखो, दो पार्टी जब आती है, राइवलरी करने आती है, दोनों झगड़ा करने के लिए आते हैं ना, है ना? कोर्ट के अंदर क्यों आते हैं? तो यहाँ पर जो ग्राउंड होगा कि फाइनल डिसीजन, यानी कि आपको कोर्ट से क्या चाहिए? फाइनल डिसीजन चाहिए। और इसको लेकर टू प्रिवेंट द फर्दर लिटिगेशन, लिटिगेशन का मतलब कैसे है? टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट, यानी कि केसेस को बढ़ाने से अच्छा है एक ही केस के अंदर डिसीजन लेके उसका अंत, एंड। तो उसको लेकर इन्होंने कहा कि सूट कैसे फ्रेम होना चाहिए और सूट का मेन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए। अब यहां पर ऑब्जेक्ट देखोगे, द ऑब्जेक्ट ऑफ द रूल इज टू गिव मैक्सिमम इंटरेस्ट रेप्लिका उत्सित फिस लिथियम, दैट इज इट इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड ऑफ लिटिगेशन। इसका मतलब क्या है कि जैसे एक केस के बदले, जैसे देखो आपको पता है कि एक केस में से कितने सारे केसेस बन सकते हैं ना, तो उस लिटिगेशन को एंड अप करने के लिए इन्होंने कहा कि इसका ऑब्जेक्ट ये है सूट को लेके आने के लिए कि जैसे लिटिगेशन खत्म हो जावे। ओके,
इसके बाद आप देखेंगे द पेनल्टी फॉर द नॉन कॉम्प्लायंस विद द रूल ऑफ प्रोवाइडेड पार्टली बाय द सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 6 कॉन्स्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा और अ पार्टी ऑर्डर टू रूल 2। रेस जुडिकेटा का मतलब और ऑर्डर टू रूल 2 का क्या डिफरेंस है? जब हम ऑर्डर 2 में आएंगे तो मैंने आपसे कल एक बात कही थी कि सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर आप सेम सूट नहीं फाइल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप एक बार झगड़ा करने गए मुझसे, उसके बाद आप मेरे ऊपर केस फाइल करते हैं, ठीक है, कि मुझे मैडम से 50,000 रुपए लेने हैं। आप केस फाइल कर दिए मेरे ऊपर और 50,000 की डिमांड करने लगे और आपका सूट रिजेक्ट हो जाता है, डिसमिस हो जाता है, क्या भी हो जाता है, आप फिर वो सूट मेरे ऊपर कर देते हैं। या फिर समझो कि आपको रिजल्ट मिल जाती है और आपको मैं 50,000 दे भी देती हूँ, उसके बाद फिर से वो 50,000 को लेकर आप दूसरी बार केस करते हैं, तो कोर्ट आपको बोलेगी गेट आउट। आप एक चीज को एक ही बारी कर सकते हैं, एक ही चीज को दोबारा हम लोगों के पास डिसाइड करने के लिए नहीं लेके आ सकते हैं। तो ऑर्डर टू रूल 2 को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, उसके इंग्रेडिएंट्स कैसे लिए जाते हैं, वो भी आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेन ऑर्डर टू रूल 2 के अंदर भी, जैसे देखो प्लेन तो वैसे ही होता है ना, जहां पर मैंने बोला दो पार्टीज होती है, प्लेंटिफ डिफेंडेंट, उसके बाद में हमारा टॉपिक क्या है जिसको लेकर आप सूट फाइल कर रहे हो, फिर अगर आपका प्रॉपर्टी मैटर है तो उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं है तो उस पे भी सूट रिजेक्ट हो जाता है, डिसमिस हो जाता है ना। मतलब ये छोटी छोटी पॉइंटर्स जो होती है वो सीपीसी को उड़ाने के लिए बहुत ये होती है, ठीक है ना। कमिंग टू रूल नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉ पॉइंट को समझा तो आप कभी भी इस लॉ पॉइंट को भूलने के लिए नहीं ये करेंगे। देखो, सूट टू इंक्लूड होल क्लेम, पहले आपने बोला मैडम से 50,000 रुपए लेने हैं, फिर आप बोलती हो कि अरे मुझे 20,000 रुपए और भी लेने हैं, फिर आप बोलती हो कि मुझे इंटरेस्ट लेना है जिसके लिए आप पहले मुझसे 50 ले गई, उसके बाद आपने बोला अरे बाप रे मुझसे तो गलती होगी, 50 के ऊपर तो इंटरेस्ट ही नहीं मांगा। अब इंटरेस्ट को लेकर आप दूसरा सूट करती हो तो आपको कोर्ट बोलेंगी गेट लॉस्ट। अगर आपको चीजें लेनी है मुझसे, जैसे 20,000 इंटरेस्ट या जो भी फिक्स्ड अमाउंट लेना है, आप उस सूट को एक ही बारी में लाएंगे, ठीक है। सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर आप अगर सूट लेके आते हैं तो दैट इज हिट बाय ऑर्डर टू रूल 2 और उसकी एप्लीकेशन भी आपको देनी है और उसके ऊपर कोर्ट ऑर्डर करेगा कि अरे बाप रे मैंने तो ये पहले डिसाइड किया, बिकॉज कोर्ट इज नॉट अवेयर अबाउट इट, उनको नहीं पता होता है ना। उन्होंने जो डिसीजन दे दिया है वो थोड़ी चेक करेंगे कि उन्होंने डिसीजन दे दिया है कि नहीं दे दिया है, जजमेंट हुई है उस मैटर के ऊपर। अब प्रेडिसेसर इन कोर्ट कोई और था, अब मैं हूं, तो मेरे को मालूम थोड़ी है कि उसने पीछे वाले ने क्या किया है मेरे साथ, है ना। तो यू आर द पार्टी, यू नीड टू टेल मी, यू नीड टू गिव एन एप्लीकेशन ऑन ऑर्डर टू रूल 2। तो मैं उस चीज को रिजेक्ट कर सकती हूँ, डिसमिस कर सकती हूँ डिपेंडिंग अपॉन द केस। देखो, एवरी सूट टू इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम, यहाँ पे पूरे क्लेम की बात की जा रही है। होल ऑफ द क्लेम का मतलब होता है कि ऑन द एवरी एस्पेक्ट आपको पूरा क्लेम बताना है, जितना भी हो, ठीक है। विच द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू मेक इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि आपके प्रेयर्स में कॉज ऑफ एक्शन का मतलब होता है आपको चाहिए क्या कोर्ट से, ठीक है। अगर ये सब चीजें आपके प्लेंट में मिसिंग होगी ना, अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं है और वो कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, उस बात पे रिजेक्ट हो जाएगा। प्रेयर नहीं है, उस बात पे रिजेक्ट हो जाएगा। कोर्ट फी नहीं भरा, उस बात पे रिजेक्ट हो जाएगा। देयर आर मेनी प्रिंसिपल्स विच यू आर गोइंग टू स्टडी इन ऑर्डर नंबर 7, ठीक है। यहाँ पे मैं तो सिर्फ आपको ऊपर ऊपर की बातें बता रही ना। But the plaintiff may relinquish any portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of the court. अभी plaintiff जो होता है ना वो बहुत स्मार्ट गेम खेलता है। How he plays? अब एक जूनियर डिवीजन जो कि सिविल जज है, उसके पास सिर्फ 5 लाख रुपए के केसेस चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे डिफेंडेंट से 6 लाख रुपए लेने हैं और मैं उस चीज को बचाने के लिए कुछ पोर्शन को छोड़ देती हूं। जैसे रेंट की अगर मैं बात करूं, है ना, आपको पता है कि आज आप घर रेंट पे भी लेते हैं तो आप उसका डिपॉजिट देते हैं, है ना, और उसका रेंट देते हैं
और उसकी इंक्रीमेंट जो होती है उसके अकॉर्डिंग आपको सामने वाले को पैसे देने होते हैं। एवरी मंथ रेंट चार्ज होता है आपका, है ना, आप किसी के घर को यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस्तेमाल कर रहे हैं। इफ सो तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट मी बी वेरी क्लियर। अगर आप उस पोर्शन ऑफ द रेंट को छोड़ देते हैं और उस पोर्शन ऑफ द रेंट को फिर से कोर्ट के सामने लेके आ जाते हैं कि सर मुझसे तो ये रह गया था, मैंने तो आपसे 3 महीने का रेंट मांगा था पर मेरा तो 4 महीने का रहा हुआ है, आप एक और महीने का ले दो, कोर्ट बोलेगी गेट लॉस्ट। अगर आपको लेना है तो एक ही साथ ले लो, अगर आप किसी चीज को छोड़ देते हैं तो उस चीज को लेकर हमारे पास दोबारा आना मत। क्लियर? क्लियर? ठीक है, क्लियर हो रहा है ये बात? यस मैम। कि किधर कंफ्यूजन है? रिलिंग्विश का मतलब ये होता है छोड़ देना। अगर वो पोर्शन ऑफ द रेंट को आपने छोड़ दिया, जैसे आप कोर्ट के पास भागते भागते गए, सर सर मेरा जो रेंट है ये मुझे नहीं दे रहा है, आई नीड टू गेट इट, ओके, तो उसको लेकर आपने सूट फाइल किया, जो अरियर्स थे रेंट के वो मांगे आपने, 3 महीने के रेंट का जो अरियर्स था वो मांगा, चौथे महीने का जो अरियर था आपने मांगा ही नहीं। कोर्ट बोलेगी कि हमने तुमको 3 महीने का दिया ना, अब 1 महीने का तुम तभी क्यों नहीं लेके आए हमारे पास, क्योंकि हम 1 साल का मांग रहे, समझो 2010 की बात कर रही हूं मैं, तो 2010 में ही अगर आपने वो सब चीजें यानी आपने जनवरी का मांगा, फरवरी का मांगा, मार्च का मांगा, अप्रैल का आपने छोड़ दिया, वेव ऑफ कर दिया, छोड़ छोड़ छोड़, मेरी कोर्ट फी भी बचती है, ठीक है। उसके बाद चौथे महीने का आप बोलते हो कि अरे मुझे तो रह गया था इसको लेने के लिए, अब दे दो, तो कोर्ट बोलेगी दोबारा मत आइए मेरे पास। जब 2010 में आए थे ना, 4 महीने का तुम तभी मुझसे मांगते और मैं तभी तुम्हें ले देता, जब 3 का लेके दे रहा हूं तो चौथे की क्या बात है, तभी मैं तुमको लेके दे सकता था ना। तो यू वर स्लीपिंग अ डीप स्लीप ना, नॉट डोंट कम फॉर दैट रीजन टू मी, उस चीज को लेकर मेरे पास बिल्कुल भी मत आइएगा, ठीक है ना। रिलिंग्विश क्लियर। वेर अ प्लेंटिव ओमिट्स टू सू, ओमिट्स टू सू यानी का मतलब है कि वो वेव ऑफ कर देता है, छोड़ देता है, सू यानी उस चीज का वो मांग रहा ही नहीं है, उस चीज के लिए वो केस लाया ही नहीं है, इन रिस्पेक्ट ऑफ और इंटेंशनली, चोरी करके जिसको बोलेंगे ना कि जबरदस्ती हमने उसको छोड़ दिया है, ठीक है। और द पोर्शन ऑफ क्लेम शैल नॉट आफ्टरवर्ड सू इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोर्शन सो ओमिटेड, अगर आपने एक बार ओमिट कर दिया दोबारा वो चीज आप कोर्ट के सामने लेके आओगे, इट विल हिट बाय ऑर्डर 2 रूल 2। एम आई क्लियर? ना ओमिशन का मतलब क्या होता है ना, रिलिंग्विश का मतलब है कि आपने वेव ऑफ कर दिया, छोड़ दिया, उस चीज को आपने कोर्ट को दिखाया ही नहीं, यानी कोर्ट के सामने अंधेरा है, अगर आपने वो चीज नहीं दिखाई तो आप कोर्ट को थोड़ी ना बोल सकते अरे वो मेरे जो पैसे थे वो तो ले दो, कोर्ट बोलेंगे जब आपने छोड़ दिया तो हम कौन होते हैं बोलने के लिए कि ये भी ले लो, ठीक है ना। ओमिशन टू सू फॉर वन सर्वर रिलीफ, आपको जितने भी रिलीफ लेने हैं, इंटरेस्ट लेना है, पैसा लेना है, डैमेजेस लेने हैं, जो सारी चीजें लेनी है आप एक ही साथ लाएं। कुछ चीज को आपने ओमिट कर दिया उसको आप आफ्टरवर्ड्स बाद में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेती हूं मैं, एक प्रॉपर्टी है, हर किसी को ना एक दिमाग में होता है राइट टू वे, राइट टू वे हमारा ईजमेंटरी राइट है, ठीक है। आप कोर्ट के पास दौड़े दौड़े गए थे कि सर मुझे तो घर पे जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, मैं जाऊंगा कहाँ से, मैंने तो प्लॉट खरीद लिया, बिल्डिंग बांध ली, अब तो मैं घर पे कैसे जाऊं, मुझे तो रास्ता नहीं है। जो ओनर है, जिसका घर है, जिसने प्लॉट दिया था, वो रास्ता देने के लिए आपको तैयार ही नहीं है, ठीक है। आपको ये पता होगा कि राइट टू वे एक ईजमेंटरी राइट होता है, तो ईजमेंटरी राइट का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपके पास वो राइट खुद से होता है, नहीं ना। आप जब एक प्लॉट परचेज करते हो, एक बंगलो बनाना है, एक बिल्डिंग बनानी है, तो आपने देखा होगा कि सारी चीजें जो होती है, हवा, पानी, है ना, एयर, वाटर, ये सब हमारी बेसिक नेसेसिटी चीजें होती है, ठीक है। अब आपको पता था ये बात कि उस प्लॉट को राइट टू वे नहीं है,
और ओनर ने आपसे ये कहा था कि हम आपको राइट टू वे नहीं देंगे, ठीक है, आपकी एग्रीमेंट हुई, आपने बिल्डिंग बांध दिया, आपको घर मिल गया, उसके बाद आपको क्या लगा था, जाने दे क्या होता है बाद में तो वो देगा ना. You had that thought in the mind and you purchased that property, you constructed the building and the bungalow, whatever it is, and you started staying there without having the easementary right with you. You were not having an easementary right. So how you are going to pass? You don't have a road without which how your car is going to pass, without which how you are going to enter in your building, in a society, however it is. You have no this thing in your mind. So what is a remedy now? आप तो भूल गए थे ये सब करने के लिए. अब आपके पास रेमेडी क्या है? आप क्या करेंगे इस चीज को लेकर? आप कोर्ट में भागते भागते गए कि सर मैंने तो ये प्लॉट परचेज कर दिया, अब ये जो ओनर है मुझे तो रोड दे ही नहीं रहा है. कोर्ट क्या करेगी इस चीज को लेकर? आपको इजमेंट्री लाइट लेके देगी कि ठीक है, अरे इसको रोड नहीं था, चल तू ओनर है, वो रोड दे दे, ठीक है. अगर यहाँ पर वो बोलता है कि उस रोड को देने के लिए मुझे जो भी पैसा भरना पड़ता है एडिशनल, वो भरने के लिए मैं तैयार हूं, ठीक है. इफ ही इज गिविंग द एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी और वो कोर्ट के सामने हमको लिख के देता है कि ओके आई एम रेडी टू पे दिस मच अमाउंट, आप मुझे राइट टू वे ले दे, ठीक है. इसमें कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि ओके यू पे दिस मच अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू दिस ओनर, और हम आपको राइट टू वे लेके देते हैं, लेकिन उस राइट टू वे को लेकर आप सिर्फ घर में आना जाना कर सकते हैं, बाकी आप उस रोड को किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है. No, you can't use that road for business purpose. You can't use that road for any other purpose. ठीक है. अब ऑर्डर मिल गए, आपने पैसा दे दिया, राइट टू वे मिल गया, लेकिन अब यहां पर समझने की बात समझना, राइट टू वे मिला पैसे देकर, अब वहां पर आप चालाकी से ट्रक्स को लेके आना स्टार्ट हो गए, ठीक है. बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही थी वो रोड से और रोड खराब हो रहा था. नाउ मैं एज अ ओनर चली गई कोर्ट कि ये ऑर्डर का कंटेम्प्ट हो रहा है, ठीक है. मैंने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की, मैंने सूट फाइल किया, ठीक है, और उस जजमेंट को चैलेंज किया जाकर, है ना. तो मैं इस जजमेंट को चैलेंज करने मैं गई, ठीक है, पहले वो गया. तो क्या ये ऑर्डर टू रूल 2 को हिट करता है क्या? क्या ये ऑर्डर टू रूल 2 को हिट करता है क्या? मैं आपको बहुत सिंपल और बहुत इजी वे से मैं आपको लेके गई यहाँ पर. क्या ये ऑर्डर 2 और रूल 2 को हिट करता है क्या? कलंदर साहब बताइए, क्या ये ऑर्डर 2 रूल 2 को हिट करता है क्या? नहीं मैम, ईजमेंट राइट है. नहीं छोड़ो ना, डोंट फोकस ऑन ईजमेंट राइट. मैंने क्या बोला कि पहले वो गया था, अब मैं जा रही हूँ. कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? थोड़ा क्या डिस्टर्ब ऑर्डर 2 रूल 2 को हिट करता है क्या वो? मैं आपको बता दूं, that does not brings you under the clutches of order 2 rule 2. वो ऑर्डर 2 रूल 2 को नहीं आ रहा है उसमें. क्यों? वाई? चलो मैं बताती हूँ वाई. इसीलिए क्योंकि ऑर्डर 2 रूल 2 कब होगा? जब हम सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेकर वो सामने वाला बंदा जाता, ठीक है. ऑर्डर 2 रूल 2 क्या होता कि अगर उसने कंपनसेशन मुझे दिया, उसके बाद मैंने उसको यूज करने दिया, उसके बाद वो एडिशनली उस चीज को लेके आ रहा है कि मुझे ना वहां पे ना ट्रक्स लेके जाने के लिए भी ऑर्डर दो ना, ओके. तो दैट विल हिट बाय ऑर्डर 2 रूल 2, बिकॉज फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन आप दोबारा कोर्ट में नहीं आ सकते. दिस इज द लॉ पॉइंट. Very, very, very important. If you don't understand this concept, I would tell you very, very clearly that after this you won't be able to understand.
मैम ऑर्डर टू रूल 2 का ये एस्पेक्ट आप प्लीज दोबारा एक्सप्लेन करेंगे? बिकॉज Sure. मैम what is happening in one of my cases, I said 2 cases in fact, they are playing right under this rule. शायद I am not able to explain, या judge is not able to understand, या there is an undercurrent, मुझे नहीं समझ रहा है। पर ये रूल 2 जो है मैम, आपने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था, आई थिंक 7-8 months ago। Correct. वहां पर भी the judge is not ready to understand only same cause of action में fraud है, वो समझ ही नहीं रही है मैम। Have you given this application on record to show that it is hitting by order मैम, to rule 2? And आपने मुझे आपने एग्जैक्टली वो स्टेट cause किया, of मैंने action वही को, दिया है। नहीं सुनो ना, आपने वो कॉज ऑफ एक्शन को रिपीटेशन करके दिखाया अपने प्लीडिंग के अंदर? The cause of action brought by him is repeated again. एफिडेविट बोला था ना आपने, हाँ, एडिशनल एफिडेविट बोला था ना, वो एडिशनल दिया है मैंने। फिर एडिशनल एफिडेविट के बाद उसने क्या ऑर्डर किया है? कुछ किया ही नहीं, If she is not giving you the हाथ order, ही नहीं लगा रही है। सुनो ना, if she is not giving you the order, he or she, whoever it is, do me one thing, do a one thing very clearly, I'm telling you, कि आप अगर वो ऑर्डर नहीं कर रही है, give a application in writing that if you decide this application prior to which, आप एक एप्लीकेशन दे दो कि आप इस एप्लीकेशन को डिसाइड करो as early as possible because it is creating lot of hindrance in my case. और अगर ये इसको नहीं डिसाइड करती है तो यू गो एंड कंप्लेन टू डीजे if she is not deciding this application. After she decides this application, you file an appeal in this case, state taking this order हाँ, to yes, rule 2 yes, को yes. लेकर। ठीक है है? मैम, यस यस, Yes, थैंक यू, यस yes, यस yes. यस। चलो, Namrata, is that clear or is there any confusion between order to rule 2 now? नहीं मैम, एक्चुअली जो आपने एग्जाम्पल दिया था हाँ. वो नेट की प्रॉब्लम की वजह से आई डिडंट मतलब मैंने नहीं ठीक से सुन पाई हूँ। तो अब ये है कि आपने वो क्या में वो जो फर्स्ट होता है रेंट के केस में वो जाता है, देन वो एग्जाम्पल में नहीं मैम, आई कुडंट। See, here is an illustration what I was giving the example previously only. Coming here, for the purpose of this rule, there is an obligation and a collateral security for the purpose of performance of successive claim arising under the same obligation shall be deemed respectively to constitute one cause of action. The same thing I'll tell you here. A lets a house to B, ठीक है, at a yearly rent of 1200 रुपया. Okay, the rent for the whole years 1905, 1906 and 1907 is due and unpaid. It was not paid by the party. ठीक है, बी ने वो पैसा नहीं पे किया है जो रेंट उसको 1 साल 2 साल और 3 साल का पे करना था। ए सूट्स बी, ए ने क्या किया, बी के ऊपर केस फाइल किया सिर्फ 1908 का, समझो, ठीक है। अच्छा ए ने ही, अच्छा ठीक है, ए को रेंट लेना था, मतलब वो ए को रेंट लेना था, 3 साल का रेंट उसको लेना था, लेकिन 3 साल का रेंट नहीं लेके उसने क्या किया, ए को सू किया 1908 को लेकर, ओनली फॉर द रेंट ड्यू फॉर द ईयर ऑफ 1906। तो अब जो 05 है और 06 है, 07 को भी छोड़ दिया उसने और 1908 को लेकर उसने केस फाइल कर दिया, 3 साल का वेव ऑफ दे दिया। तो कोर्ट उसको बोल रही है कि जब तुम 1908 का मेरे को लेने आए हो कि मुझे रेंट लेके दो, तो प्रीवियस ईयर्स का तुम तभी लेके आते, अगर तुम तभी नहीं लेके आते तो अभी उस चीज को लेकर मेरे पास नहीं आना, क्योंकि ये प्रोविजन जो है ऑर्डर टू रूल 2 को हिट करता है और इस चीज को लेकर आप दोबारा हमारे पास आना नहीं। आप पहले आते, आप 1908 को लेके आए, ठीक है, उससे पहले 5, 6, 7 आता है, तब क्यों नहीं लेने आए हमसे, और बाद में आप उस चीज को लेने मेरे पास वापस आ रहे हो कि 8 का मिल गया, 5, 6 और 7 का भी ले दो ना हमको। कोर्ट बोलेगी गेट आउट फ्रॉम हियर, यू कुड हैव कम दिस बिफोर। ये ऐसे नहीं होता है कि दिस इज नॉट अ वेजिटेबल मार्केट दैट यू कैन कम एनी टाइम कि आज ये नहीं है आज वो नहीं है। जो आप तभी लेने आए थे ना, तो उसके पहले का भी आप तभी लेने आते, उसके बाद में आप हमसे वो चीज नहीं मांग सकते। इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज आई एम टेलिंग यू, ठीक है, ओके।
ना द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 2 रूल 2 अप्लाई ओनली टू सूट्स, यहाँ पर इन्होंने क्लियरली आपको ये लॉ पॉइंट है जो मैं बता रही हूँ कि ये सिर्फ सूट को लगता है, केस को लगता है, अपील को नहीं लगता, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को नहीं लगता, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को नहीं लगता है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो क्या होता है ना कि आपको पता है कि फर्स्ट अपील भी होती है, सेकेंड अपील भी होती है ना। एग्जीक्यूशन को लेकर जो प्रोसीडिंग्स होती है, एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है कि सब खत्म, ये एग्जीक्यूशन का मतलब होता है वसूली, है ना, जिसको एग्जीक्यूशन कहते हैं। तो वो एग्जीक्यूशन को लेकर जो बात यहाँ पे है, दैट इज द एंड ऑफ सीपीसी, ठीक है। फॉर दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर नंबर 21 विच हैज 106 रूल्स। इज दैट ट्रू? आई एम 100% सेइंग इट, ठीक है। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को लेकर मैं एक आपको बताती हूँ। देखो, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में बैंक जो होती है ना, बहुत होशियार होती है, वेरी क्लेवर, वेरी स्मार्ट होती है, ठीक है। अब बैंक ने क्या किया कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के अंदर मेरे से मांग लिया कि भाई मैंने लोन लिया था बैंक से, ओके, और वो बिजनेस के लिए लिया था, और बिजनेस के लेने के बाद में वो लोन जो है मैं भर नहीं पाई क्योंकि मेरी कोई प्रॉब्लम थी। और उसके बाद आर्बिट्रेशन को लेकर बैंक, आपको पता है ना कि एवरी बैंक हैज देयर ओन आर्बिट्रेटर्स, है ना। आजकल तो इतनी स्मार्ट हो गए हैं, बैंक के बाजू में आर्बिट्रेशन कोर्ट होता है इन लोगों का। नहीं भर रहे हो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग से बजा डालेंगे हम तुम्हारी, ठीक है। ऐसे करके आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स आई। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के अंदर उसने जो लोन का अमाउंट था, अब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में क्या हुआ था ना कि वन साइड हियरिंग हुई थी, जैसे हम कहते हैं एक्स पार्टी। क्यों? मैं नहीं थी, बैंक ने एक ही साथ अपना अमाउंट को रिकवरी का डाल दिया कि इतना पैसा देंगी ये। अरे देंगी तो मुझे तो उस चीज को लेकर आपको बुलाना था, बुलाया क्या सम्मन्स के थ्रू? नहीं बुलाया ना। मुझे सम्मन्स मिले होंगे तो मैं कोर्ट में आऊंगी, वरना मैं कोर्ट में क्यों आऊंगी? मुझे कहाँ से पता है कि ये सब चीजें हो रही है? करेक्ट। तो दिस प्रोसीडिंग्स आई विल एक्सप्लेन यू ऑल अहेड। मैं आपको नहीं चाहती हूँ कि यहीं पे कंफ्यूज करूं मेरे सब्जेक्ट टू। यहाँ पर बस इतना है, आप ये समझ लीजिए कि ये ऑर्डर 2 रूल 2 जो है वो सूट को लगता है, केस को लगता है। बाकी प्लेन जो ये चीज है वो अपील को नहीं लगती, एग्जीक्यूशन को नहीं लगती, आर्बिट्रेशन को नहीं लगती, ठीक है। डोंट वरी। बैंक वाले तो बहुत ऐसे इसमें काम करते हैं मैडम। हाँ हाँ हाँ, और बैंक वाले आर्बिट्रेशन के नाम पे पैसे ले लेते हैं। आर्बिट्रेशन केस में क्या जो गेम करते हैं ना, मैं आपको ले दिखाऊंगी, लेते हैं, मेरे हाँ। केस को वो बात दिखाती हूँ फिर मैं। ये करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बैंक वाले क्या होते हैं आपको अच्छी तरह से पता है। जी। ये मार्टगेज करते हैं, ऑटो मार्टगेज कर, सब आर्बिट्रेशन में उनके पैसे वसूल करते हैं, फिर बाद में फिर अनुप्रिया, केस आई विल डालते हैं। आंसर यू दिस क्वेश्चन अबाउट द रेस जुडिकेटा एंड ऑर्डर टू रूल 2। इसका मैं कॉम्बो आपको बताऊंगी, जी डोंट वरी। इसका मैं कॉम्बो बताऊंगी रेस जुडिकेटा को लेकर और ऑर्डर टू रूल 2 को लेकर ना, मैं आपको डिफरेंस ही दिखा दूंगी कि एग्जैक्टली व्हाट डज इट मींस, ओके। चलो, नाउ जॉइंटर ऑफ अ कॉज ऑफ एक्शन, आपने ऑर्डर 1 के इसमें देखा था, रूल 1 और 3 में आपने देखा था, है ना, जॉइंटर ऑफ पार्टीज सुना है आपने वहां पे भी ऑर्डर 1 में, है ना। तो सेम एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अ प्लेंटिफ में यूनाइट द सेम सूट सर्वल कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट। एक ही डिफेंडेंट के अगेंस्ट उसको जितने कॉज ऑफ एक्शन लेके आना है, मैं आपको बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर आपका कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो वो चीज वहीं पे रोक दी जाएगी, ठीक है। आपका जो सूट है उस पॉइंट पे रिजेक्ट भी हो सकता है, उस पॉइंट पे डिसमिस भी हो सकता है, ठीक है। देखो, सर्वल कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? एक नहीं, उसमें बहुत सारे कॉज ऑफ एक्शन है कि आपको रेंट लेना है, आपको पैसा लेना है, आपको फलाना लेना है, आपको ढिमकाना, सब चीजें आप एक साथ मांगो, ठीक है। एक साथ मांगिए, दोबारा नहीं मांगना, ठीक है। The same defendant jointly or any plaintiff having a cause of action in which they are jointly interested against the same defendant or the same defendant jointly may unite the cause of action। मैंने आपको क्या बोला था? दो डिफेंडेंट भी हो सकते हैं, दो प्लेंटिफ भी हो सकते हैं ना। अगर दो प्लेंटिफ को एक ही डिफेंडेंट से अलग अलग पैसे लेने हैं तो दोनों प्लेंटिफ साथ में आके
उस डिफेंडेंट से क्या कर सकते हैं, पैसे दे बाबा, ठीक है। दोनों मिलके एक डिफेंडेंट को सू कर सकते हैं, एक डिफेंडेंट के ऊपर केस कर सकते हैं और पैसा ले सकते हैं। Am I clear? Am I clear? Yes, ma'am. Where Yes, the ma'am. cause of action are united, the jurisdiction of the court regards the suit shall depend upon the amount or a value of the subject matter, aggregate and the date of instituting the suit. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे समझ के लेना कि कॉज ऑफ एक्शन को ज्यूरिस्डिक्शन की बात की जाती है, यानी कि अब जो जज है जिसके पास केस जा रहा है उसके पास ज्यूरिस्डिक्शन है, क्या वो लोकल ज्यूरिस्डिक्शन आती है वहां पे सुनने के लिए उनको, क्या वो पेक्यूनरी यानी पैसे के मामले में उतना सुन सकते हैं उस केस को। अगर कोई जज, जैसे मैंने कहा था 5 लाख रुपए तक की केस ही सुन सकता है, अगर 6 लाख को लेकर अगर उन्होंने केस सुना और उसके बाद जजमेंट दिया तो जजमेंट क्या हो जाएगी, नल एंड वॉइड, है ना, नॉट एग्जिस्टिंग इन द आईज ऑफ लॉ, यानी होके भी वो अंडा, अगर वो होके भी क्या हुई, नहीं हुई। एम आई क्लियर? वो होके भी नहीं हुई। चलो अब इसके बाद में देखो, multifarious in a suit, misjoinder of parties and a cause of action in a suit is multifarious in a suit और double misjoinder। अगर आप ये गलती करते हो, ये गलती जो है misjoinder of parties को लेकर, यहां पर उन्होंने कहा कि आप अगर ऐसे करते हो तो उस बात को लेकर आप डबल गलती करते हो। अगर आप मिस जॉइंडर को लेकर यानी 2 कॉज ऑफ एक्शन दिखा रहे हो, 3 कॉज ऑफ एक्शन दिखा रहे हो, 4 कॉज ऑफ एक्शन दिखा रहे हो, आपको जो जो मांगना है ना, अगर आप साथ में लेके आ रहे हो तो यहां पर वो चीज गलत हो जाएगी। कैसे? जहां पर बता रही हूं, मुझे समझा कि आपको यहाँ पे क्योंकि मिस जॉइंडर है तो कंफ्यूजन होगा ही होगा, है ना, है ना। मिस जॉइंडर को लेकर एक बात आती है कि जब ये वर्ड आता है और मिस जॉइंडर आता है तो इसके बीच में मल्टीफिरियस का मीनिंग क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मल्टीफिरियस का मीनिंग ये है, क्या हुआ, विविध नहीं, विविध नहीं, आपको मैं बताती हूँ कि जो लॉ सूट होता है जिसे हम केस करते हैं, जब कोई पार्टी जो है बहुत सारे अलग एक्शंस लेके आती है, यानी कि क्लेम्स लेके आती है और उसमें वो लीगल क्लेम्स जो होते हैं उन्हें वो इम्प्रॉपरली लेके आती है, और अगर वो इम्प्रॉपरली लेके आती है तो उसके वजह से वो मल्टीफेनियस के इसमें आ जाता है, ठीक है। एक पार्टी है वो लॉ सूट लेके आती है, उसमें डिफरेंट एक्शंस लेके आती है यानी डिफरेंट क्लेम्स लेके आती है, और उस डिफरेंट क्लेम्स को वो प्रॉपरली नहीं लेके आती इन अ सेम सूट तो वो मल्टीफेनियस के इसमें आ जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। आप 2 पार्टीज है, 2 प्लेंटिव्स है और 2 प्लेंटिव्स ने अगर समझो एक केस लाए हमारे पास, ठीक है, आई एम सॉरी, दो प्लेंटिव्स है, ठीक है, अगर वो हमारे पास कोर्ट में सूट लाए हैं, ठीक है, और उनके क्लेम्स जो है वो अलग अलग है, ठीक है, और वो जो क्लेम्स है वो प्रॉपर नहीं है, वो इम्प्रॉपर क्लेम्स लेके आए हैं, ठीक है। एक तो 2 प्लेंटिव्स और उसके बाद यहां पर मिस जॉइंडर हो गया उनसे, गलती के ऊपर गलती। अगर जो आपका क्लेम है वो प्रॉपरली नहीं लाया गया है और प्लेंटिव प्रॉपरली उस चीज को क्लेम नहीं कर रहा है लीगली, तो दैट ब्रिंग्स यू अंडर द क्लचेस ऑफ मल्टीफेनियस इन द सूट, ठीक है। आप जो भी क्लेम लाएं वो बरोबर लाएं, अगर आपका क्लेम बराबर नहीं है लीगली तो वो आप इसमें आ जाती हो, ठीक है, यानी एक गलती के ऊपर आप डबल मिस्टेक करते हो। लीगल एंटिटी का मतलब है आप लीगली उसको डिमांड कर रहे हैं ना, यू आर डिमांडिंग समथिंग वेरी लीगल,
if there is a mistake, if there is a coercion in that, so that is not acceptable as per law. ठीक है, इन दो लाइंस को मैं आपको आगे भी एग्जाम्पल्स के साथ में दिखाऊंगी. इट्स अ लॉ पॉइंट, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पर, मैं जानती हूँ. हाँ कलंदर साहब, प्रॉपरली क्लेम्स का मतलब बोलिए मैम, कैसे क्या what is that? प्रॉपरली क्लेम का मतलब होता है कि आपको जो क्लेम आप लेके आए हैं, आपने जो क्लेम लाया है, समझो आपके पास जो चेक है वो 2 लाख रुपए का है, विथ इंटरेस्ट अगर 18% पकड़ते हैं तो 2.5 लाख रुपया होता है. समझो आप उसको लेकर बोलते हो कि नहीं मेरा तो 3 बनता है. ठीक है, तो जो हाँ. बनता है वो नहीं, आपको प्रॉपरली क्लेम करना है कि नहीं मेरा इतना बनता है, मैं इतना देने के लिए बनता हूँ. तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर क्लेम. Yes. आप उस क्लेम को ऐसे नहीं लेके आ सकते कि पहले 2, उसका 2.5 इतना बनता है और उसके बाद में आप उसको 3 बता के बोले कि नहीं मुझे इतना तो ले दो ना. नहीं, यू कैन नॉट डू दैट. यू हैव टू प्रॉपरली क्लेम जो है वो है. सच्चाई. ठीक है, हाँ. लेट द ट्रूथ सरफेस. Yes. ओके, so this is Yes. multifarious in the suit. Okay, clear? जी मैम. आज विकी इतने दिनों बाद क्लास. विकी, राधे राधे मैम. राधे 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 राधे, कैसे हो? क्या मैम, आप बताइए. हाँ बढ़िया, सब बढ़िया. चलिए, रूल नंबर 6 बोलता है पावर ऑफ द कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल. हम लोगों ने देखा था ना, एम्बैरेस, अगर आप एज अ प्लेंटिव शर्मनाक हरकत करते हैं, डिले करवाते हैं, इनकन्वीनियंस करवाते हैं कोर्ट को, तो कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस क्या कर सकती है, आपको इलेक्शन भी करवाती है. मैंने बताया था ना कि आपको इलेक्शन करवाएगी कि आप बताओ कि आपको सेपरेट ऑर्डर करूं ट्रायल के लिए, या आप खुद ही निकलते हो इधर से बाहर. ठीक है, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी ऑर्डर नंबर 1 के रूल नंबर 2, रूल नंबर 3A में ऑलरेडी पढ़ रखा था. ओके, एम आई क्लियर? yes. No. Yes, ma'am. Rule number 7, objection as to misjoinder. हाँ, आज मैम सीपीसी चल रहा है. हाँ आज मैं सीपीसी करा रही हूँ क्योंकि सैटरडे और संडे थोड़ा सीपीसी का लेके जाती हूँ मैं, खत्म कर. जरूरी भी है. हाँ, थोड़ा सैटरडे संडे में हो जाता है ना, मतलब ठीक है अच्छा मैम. हो जाता है इनके लिए भी कुछ जी मैम. न्यू. चलो, I all have objections. not understood. Hello, ma'am. हाँ, Hello, ma'am. Ma'am, embarrass एक बार और बता दीजिए ना, embarrass मतलब कैसे you are होता using है in any suit? pleadings which are embarrassment to the court. Using any Embarrassment to court. yes, embarrassment to court I'm saying, not embarrassment to the party. गीता का फोन आ रहा है. Okay, that is very important to understand. कोर्ट को मिसगाइड रहा है. एम्बैरेसमेंट टू द कोर्ट यानी कि आपकी प्लीडिंग्स के अंदर ऐसा कुछ गंद मचा हुआ है, ऐसा कुछ गंद लिखा हुआ है, गालियां लिखी है, या फिर आप लोगों ने ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं जो कि वेग है ना, विच डज नॉट कम अंडर द क्लचेस ऑफ दिस. आपको पता है ना कि प्लेंट को तो जो हमारे जजेस होते हैं वो भी देखते हैं, नहीं तो आपको स्ट्राइक आउट करने के लिए बोला जाता है कि इसको निकाल के बाहर फेंक. That is an embarrassment where you embarrass the court by bringing such kind of pleading, you know, कि अगर आप ऐसी कुछ pleadings लेके आते हैं जहां पर कोर्ट embarrass हो जाए, शर्मनाक फील हो जाए, उनको ऐसे ऐसे लगे कि क्या लाया है ना शी, तो they can also issue a contempt petition against a lawyer. के सोनिया मैम, सोनिया मैम say it, yes or no? मैडम क्वेश्चन पूछ के पता नहीं कहाँ चले जाते हो आप. मैम नेटवर्क वीक है इसलिए हाँ, लोग बात शायद नहीं कर आज पा रहे. थोड़ा बारिश यहाँ पर प्रॉब्लम दे रही है ना, इसलिए उनको होता होगा. जी मैम. चलो, all objections on the ground of misjoinder cause of action shall be taken at earliest possible opportunity. मैंने आपसे कल ही कहा था कि आपको अगर कहीं पर misjoinder को लेकर आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दी, शुरू में ही आपको वो ऑब्जेक्शन लेना है. किसको लेना है, ये कल मुझसे पूछा गया था. मिसजॉइंडर को लेकर कौन ऑब्जेक्शन लेगा? हाँ, प्लेंटिफ लेगा, डिफेंडेंट लेगा, कौन लेगा इस चीज का ऑब्जेक्शन? कल ही मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था.
कि मैम अगर समझो मिस जॉइंडर की बात आती तो ऑब्जेक्शन लेगा कौन? प्लेंटिफ लेगा कि डिफेंडेंट लेगा? डिफेंडेंट मैम, डिफेंडेंट। यस, करेक्ट, डिफेंडेंट। परफेक्ट। ओके, इन ऑल केसेस वर इश्यूज आर सेटल्ड। आपको पता है इश्यूज सेटलमेंट की बात कब आती है? इश्यूज कैसे सेटल किए जाते हैं? इश्यूज सेटल का मतलब होता है कि कोर्ट आपसे पूछती है कि भाई हम लोगों को, आपको इश्यूज सेटल करते हैं हम लोग कि आप दोनों पार्टीज दोनों तरफ से ऐसे कॉम्प्रो कर रहे हो क्या, लेना देना करके यहाँ पे मैं जजमेंट दे दूं क्या? नाउ दिस इज वन इश्यू सेटलमेंट। दूसरी इश्यू सेटलमेंट की बात होती है कि जजेस इश्यूज निकालते हैं, ठीक है, बिफोर कमिंग टू एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ वो इश्यूज निकलते हैं, ठीक है। इश्यूज का मतलब होता है कि प्लेंटिफ हैज कम टू द कोर्ट फॉर व्हाट रीजन, इससे कहते हैं इश्यूज। तीसरी बात बताती हूँ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट लॉ पॉइंट है, जिसे कहते हैं रीकास्टिंग ऑफ इश्यूज। रीकास्टिंग ऑफ इश्यूज का मतलब होता है कि कोर्ट ने इश्यूज तो निकाले लेकिन रॉन्ग निकाले, गलत गलत, ठीक है, रॉन्ग। तो उसको लेकर भी आप एप्लीकेशन दे सकते हो, जिसमें आप रीकास्टिंग की एप्लीकेशन देते हुए कि सर दीज इश्यूज आर टू बी टेकन आउट, एंड जज को आप एक डायरेक्शन तो नहीं बोलूंगी, विद एन एप्लीकेशन आप उनको बोल सकते सुधारो, ठीक है। इज दैट क्लियर? These are the three perspective in a issues that you are supposed to understand. Issue सिर्फ एक issue नहीं होता है कि मैटर सेटल, इशू सेटल, मैटर ओवर, जिसमें कोर्ट आपको सम्मन्स किस रीजन से भेजने वाला है हम ऑर्डर नंबर 5 में जरूर देखेंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? वन इज इशू सेटल कॉम्प्रो, सेकेंड इज इश्यूज कोर्ट टेक्स आउट फॉर व्हाट रीजन द प्लेंटिफ इज कम बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, यानी कि वादी जो है कोर्ट के सामने क्यों आया हुआ है। थर्ड रीजन इज रिकास्टिंग, जब कोई गलती कर बैठता है जज तो उसको लेकर जो लॉयर होता है वो एक एप्लीकेशन थमा देता है जिसको कहते हैं रिकास्टिंग ऑफ इश्यूज। अरे ये गलती कर रही है पापा, इसको हटाकर आप इस गलती को ऐसे रेक्टिफाई करके ये इश्यूज को निकालें, ठीक है, क्योंकि प्लेंटिफ को तो बेनिफिट चाहिए ना वो इश्यूज का। ये प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों के कॉम्प्रोमाइज से होता ना इश्यू हाँ सेटलमेंट। हाँ, दोनों पार्टीज कम टू द कॉम्प्रोमाइज थिंग कि ओके वी बोथ हैव कॉम्प्रोमाइज विद ईच अदर, तो इशू सेटल हो जाते हैं, कोर्ट आपको जजमेंट देती है, आपको बोलती है टाटा बाय बाय, फिर मत आना हमारे पास। ओके, यहाँ पे मैंने 3 व्यूज आपको क्लियर कर दिए। इश्यूज का पूरा 3 जो वे है मैंने आपको यहाँ पे ही बता दिया, ठीक है। आगे आपको ये सब बातें पता चलेगी लेकिन थोड़ा सा पता होना जरूरी है यहाँ पे ना। Before such settlement, unless the ground of objection has subsequently arisen and any such objection has not taken, shall be deemed to be waived. अगर आपको कुछ objection है इस बात को लेकर, ये कोई पिक्चर का सीन नहीं होता है जो वहां पर हैमर चलता है ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन, नो, दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन। आपको उस चीज में अगर ऑब्जेक्शन है तो आपको कोर्ट के सामने एप्लीकेशन देके उस ऑब्जेक्शन को रेज करना होगा। अगर आप ऑब्जेक्शन को तभी नहीं रेज करते हैं जिसे अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, यानी कि तब नहीं किया तो बाद में तो सोचना भी मत, ठीक है। अपॉर्चुनिटी है कर दो, वरना बाद में तो हमारे पास नहीं आना। अगर नहीं लिया तो हम उसको वेव समझेंगे कि हम ये समझेंगे कि आपको वो चीज लेनी नहीं थी, इसलिए आप साइलेंट स्पेक्टेटर होके तमाशा देख रहे थे। यू वर अ साइलेंट स्पेक्टेटर, फिंगर ऑन योर लिप्स। बाद में आपने सोचा कि अरे हाँ ये हो गया वो हो गया, तो आप वापस उस चीज के लिए हमारे पास आइएगा मत, ठीक है। As provided in section 99 and order to rule 7, misjoinder is treated as only irregularity. No, अभी देखो आपकी जो irregularity है ना, अगर आपकी कोई mistake है, कोई बात करे बीच में। मैम सबकी माइक बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। कर दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज सिर्फ इरेगुलरिटी है, गलती है। इस गलती को, इसके ऊपर आप लोगों को क्या करना चाहिए, सूट को डिसमिस नहीं करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, और ये रीजन पे सूट डिसमिस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन डिसमिस नहीं होता है, इसको लेकर जो बाद में प्रॉब्लम होती है ना, जब आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है और आपके केस को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट आपको प्रूव करना होता है ना, तब ये सब आपको गलतियां जो है ना वो हिट करती है। सीपीसी यही है, एक मिस्टेक आप यहां से बाहर, दूसरी मिस्टेक यहाँ पे दोबारा आना मत, सेम चीज को हम वापस से सुनेंगे नहीं, यही है सीपीसी।
के प्रोविजंस जो आपको समझने। नाउ आई विल ब्रिंग रूल फॉर बाद में, क्योंकि वो चीजें जो थी ना मुझे एक्सप्लेन करनी थी, जिसकी वजह से आपको ये इजी समझेगा। ठीक है, only certain claims to be joined for the recovery of immovable property। रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर हम लोग कहाँ पे फाइल करते हैं, कौन से ऑर्डर के अंदर आते हैं हम लोग? रिकवरी प्रोसीडिंग्स ऑर्डर नंबर 37 में की जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको लिंकअप इसलिए क्यों किया गया, क्योंकि क्लेम के बारे में हमने यहाँ पे ऑर्डर 2 में क्या देखा, एक ही क्लेम को आप अच्छे से लेके आओ, वापस वापस वो क्लेम्स को मत लेके आना, है ना। जैसे हमने रेंट का एग्जाम्पल लिया, आपको लेके आना तो पहले लेके आओ, बाद में आप उस चीज को नहीं लेके आ सकते। तो जो क्लेम्स होते हैं यहाँ पर देखो, नो कॉज ऑफ एक्शन अनलेस विद द लीव ऑफ द कोर्ट। लीव ऑफ द कोर्ट का मतलब होता है परमिशन ऑफ द कोर्ट। ओके, आपको एप्लीकेशन देनी होती है, कोर्ट को बताना होता है। बी जॉइंट विद द सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट द क्लेम्स फॉर मीन्स प्रॉफिट। अब मैंने यहाँ पे बहुत सारे लॉयर्स को मेसने प्रॉफिट बोलते हुए सुना है, विच इज साउंड्स वेरी, I don't know how it sounds, but for me it doesn't sounds good. So यहाँ पर we pronounce it as means profit rather than mecenary profit. Okay. Of arrears of rent in respect of the property, जैसे हम लोगों ने रेंट का एग्जाम्पल लिया था ना, उसमें जो भी इंटरेस्ट बन रहा था, आपने उस प्रॉपर्टी लिया, उस घर को यूज किया, किचन यूज किया, ड्राइंग रूम यूज किया, रूम्स यूज किए, बाथरूम यूज किया, सब किया आपने, तो वो चीजों को लेकर जो आपने उन चीजों को बेनिफिट लिया, हाई कोर्ट पता है यहाँ पे क्या बोलती है कि आई यूज अ वेरी हार्श लैंग्वेज विच बॉम्बे हाई कोर्ट यूज टू यूज इन अ केसेस, जहां पर वो बोलते हैं कि यू आर जस्ट अ, क्या बोलोगे आप, कि आप यू आर नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, यू आर व्हाट, आप बताओ, यू आर व्हाट ऑफ द प्रॉपर्टी, चलो यू आर डैश ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर आप किसी की प्रॉपर्टी रेंट पे रहते हो तो आप कौन हुए उसमें? हाँ, टेनेंट। हाँ टेनेंट। लेकिन आप टेनेंट को क्या बोलेंगे, मेहमान बोलोगे ना, कि कोर्ट ऐसे बोलती है तुमसे मेहमान हो उस घर के, है ना, तुम उसको अपना घर समझ के अपना ये मत करो, तुम्हें से वो प्रॉपर्टी दी गई है रहने के लिए, यू हैव एंजॉयड द प्रॉपर्टी, पे फॉर इट। जो भी प्रॉफिट आपके उस प्रॉपर्टी से हुए इन द केम ऑफ रेंट, आप उसको दे दें हम लोगों को, हम उसमें क्लेम कर सकते हैं आपसे। और आपने उस चीज को डैमेज किया, यानी प्रॉपर्टी को अगर आपने डैमेज किया है, विंडो को डैमेज किया है, डोर को डैमेज किया है, फलाना ढिमकाना किया है उस प्रॉपर्टी के अंदर, तो उसके डैमेजेस तो हम आपसे चार्ज करेंगे। ठीक है, तो क्लेम का मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को ये लेते हो, तो वहां पर अगर क्लेम की बात आती है तो आपको ये सारी चीजें क्लेम करनी होती है एक ही सूट के अंदर। अदरवाइज आप पहले रेंट लेने आए, उसके बाद आपने बोला कि मुझे तो मीन्स प्रॉफिट भी चाहिए, तो मीन्स प्रॉफिट को लेकर आप दोबारा केस नहीं कर सकते। आपको एक ही बार मांगना है, प्रॉफिट मांगना है एक बार मांगना है, रेंट मांगना है एक बार मांगना है, मीन्स प्रॉफिट मांगना है एक बार मांगना है। ठीक है, एक ही सूट लाए, किस लिए? इससे क्या होगा, अगर दो बार लाओगे तो इससे क्या होगा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स होगी, जो केस एक बार डिसाइड होगा उसको दोबारा करना पड़ेगा, ऐसे तो काम जो है वो बढ़ता जाएगा, है ना। तो दिस इज व्हाट इट इज। द क्लेम इन विच रिलीफ सॉट इज बेस्ड अपॉन द सेम ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, सेम बात बता दी मैंने आप लोगों को। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट एनी पार्टी इन अ सूट, फोरक्लोजर, रिडेम्पशन, आस्किंग टू पुट इनटू द पोजीशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, फोरक्लोजर क्या होता है, रिडेम्पशन क्या होता है, और पोजीशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी क्या होता है। देखो, आपको पता है कि अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी का मतलब होता है गिरवी, है ना, मॉर्गेज का मतलब यहाँ पे आपको सुनाई भी दिया होता है कि अरे मैंने तो अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा है, सुना होगा आप लोगों ने डेफिनेटली, यस और नो, सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, सुना है क्या, फोरक्लोजर क्या होता है और रिडेम्पशन क्या होता है? चलो जल्दी बताओ मुझे, एज इफ मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाने आई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मुझसे बात नहीं करेंगे। व्हाट डज फोरक्लोजर मीन्स और रिडेम्पशन अर्लियर का मतलब क्या होता है? मैंने ये रिकवरी। चीज, विक्की चलो बताओ, तुमने पूरा मेरा अटेंड किया ना, बताओ फोरक्लोजर क्या होता है। चलो विक्की आए हो तो चलो बताओ, व्हाट डज फोरक्लोजर मीन्स? हाँ विक्की, मैम रिकवरी रिकवरी करना होता है। रिकवरी करना होता है फोरक्लोजर। फिर सोचो,
मैम पढ़े हुए बहुत दिन हो गया। तो इसका यही तो मतलब अर्थ क्या हुआ कि मैंने इतना पढ़ाया वो सब पानी में? नहीं मैम। हम्म एनीबॉडी नोस व्हाट इज अ फोरक्लोजर? मैम बिफोर टाइम आप उसको रिपे कर दीजिए तो आप फोरक्लोज कर देते हैं लोन को मैम। बिफोर टाइम जी, अगर आप रीपे करेंगे तो आपने वो लोन को फोरक्लोज कर दिया। फोरक्लोज कर लिया मीन्स मीन्स यू आर नॉट टेकिंग, एक ड्यूरेशन सेट होती है कि विद इन से 20 years एवरी मंथ और एवरी दिस टाइम यू विल बी पेइंग दिस, so you can follow that or you can foreclose it by putting in money sooner than the desired date. मतलब आपका ये कहना है कि अगर जो मॉर्गेटर है वो पैसा नहीं दे रहा है तो उसको फोरक्लोज किया जाएगा, ऐसे समझू नो मैं? मैम, नो मैम, वो कैसे, अगर पैसा नहीं दे रहा तो फिर फोरक्लोज कैसे करेगा? पैसा दे करके फोरक्लोज करोगे ना मैम आप। तो इसके लिए तो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आप एक काम करूंगी, व्हेन आई कम टू ऑर्डर नंबर 34 देन आई विल कम टू दिस टॉपिक कि मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेजी क्या होता है, फोरक्लोजर क्या होता है, रिडम्पशन क्या होता है, क्योंकि हम जो यहाँ पर है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, ओके। ओके मैम, ये ना होगा से कि जो हाँ, मतलब जो पैसा बचा रहेगा लोन की अवधि के समाप्त होने से पहले। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि आपने तभी नहीं पढ़ा है मेरे साथ में, इसलिए आपको कंफ्यूजन है इस बात को लेकर। I would like to give it a try, ma'am. So और foreclosure वो होता है in case let's say if somebody is keeping the property as a mortgage, ओके, maybe to the bank, or if the person is not able to repay that amount that he has taken against that property, तो वहाँ पे बैंक क्या करेगा? बैंक को foreclosure का एक राइट होता है कि जिसमें बैंक कहेगा कि ठीक है, अगर if you are not able to pay my money back, जो मैंने आपको दिया था वो पैसा मुझे नहीं दे रहे हो, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, तो बैंक हैज अ राइट टू सेल द प्रॉपर्टी एंड रिकवर द मनी। ओके। तो वी आर ओनली ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ अ बैंक, है ना? तो यहाँ पर आप लोगों को फोरक्लोजर वही लग रहा है ना? ओके, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ Not with the रिडम्पशन? bank, but with other person as Okay, well. fine, fine, fine. I understood your topic. Now, can you tell me what is redemption? What is Redemption, redeem? Redemption or redeem, however you redeem. pronounce. You must have studied this transfer of property section number 60 के अंदर. I agree. चलो. Okay. I come to you like that also. Mm-hmm. So, So, what do you mean by redemption? redemption, I can consider it, when something was stopped or paused or start again, like service or any right, that नहीं. when it restores back to the original When state, then you we can call when you mortgage, you give a property on a mortgage, huh? You mortgage your it. property. Okay. Yeah. After mortgaging, you want the property back. Mm-hmm. So you have to pay the amount and redeem that property back. That's That's called right. redemption. है ना? That's correct. हाँ. फिलहाल के लिए I will not bring this foreclosure topic here. But yes, please, whoever is attending the class regularly needs to remember this point when I'm coming to the order. Okay? And we'll discuss this redemption and mortgage ka pura in a detail. Must say. Now, rule number 5, this rule prohibits the joining of one suit of a claim by or against the executor, administrator, here, as such as his representative capacity, except one. Now, what does executor, administrator or here means? इसका मतलब क्या होता है? Executor कौन होता है? Here कौन होता है? हाँ, ये लोग कौन है? रूल 5 के अंदर यहाँ पर एग्जीक्यूटर बताया गया है, हियर बताया गया है, एडमिनिस्ट्रेटर बताया गया है। चलो मैं ही बता देती हूँ आप लोगों को। देखो, एग्जीक्यूटर क्या होता है? जब आप विल की एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, आपको पता है ना कि विल जब होती है और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं, हियर्स जो होते हैं, ये जो होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में आते हैं। ठीक है, एक पर्सन मर गया, मरने के बाद में उसका कोई तो होगा ना जिसको अपन हियर बोलते हैं, है ना? आफ्टर योर फादर डाइज, I'll take my example. My father expired. Okay. After that, my first year is my mother, then me, my sister, and brother. Okay. So we are the heirs of the property. Now, वारसदार वारिसदार. अपन वारस नोंद करून घेते ना, तेच आहे की. Okay. The claim by or against is a personal capacity alleged to increase with reference to the estate he represents. The claims are such that he is entitled to liable from a jointly with the disease from whom he represents. Now अभी देखो कि एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी का जो मेन क्लेमेंट है वो मर गया,
मरने के बाद में उसके जो हियर्स होते हैं उनको रिकॉर्ड पे लेके आना पड़ता है, ये बात आपको पता होगी, है ना। मरने की भी बात कोर्ट हमको छोड़ती नहीं है, क्यों, हमारे हियर्स तो बैठे हैं, हमारे वारिस तो बैठे हैं, वो आएंगे कोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो पर्सनल कैपेसिटी की बात की जा रही है कि जो भी अमाउंट इन अ पर्सनल कैपेसिटी यहाँ पर लिया गया है, तो उनके जाने के बाद अब वो जो अमाउंट है, ठीक है, तो उसमें हम भरेंगे, अगर हमको वहां पे भरना है तो एज अ आफ्टर द डिजीज इज नो मोर, ओके। उसके बाद जो उनके हियर्स होंगे, उनके बाद जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे, उनके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, वो भरेंगे भाई, ओके। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ। नाउ देयर इज अ विल, वेरी गुड एग्जांपल हियर। व्हाट डू यू मीन बाय विल? एवरीबॉडी नोज कि मरने से पहले एक विल करके कोई भी इंसान जाता है, इट इज अ टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, ठीक है। नाउ इफ वी कॉल कि मरने से पहले जो विल की गई थी दैट वाजंट रजिस्टर्ड, इट वाज एन अनरजिस्टर्ड विल, ओके। नाउ फॉर दैट what remedy you have to go to the court to get it registered. So do you think court has a power to register that will? तो I would say yes, है ना। करती है ना विल, रजिस्टर करवा के देते हो कि नहीं? एज अ लॉयर्स आप क्या करते हो? हाँ, किया है कभी विल को कोडिफाई करवा के लिया है कोर्ट से या नहीं? किया है? विल को रजिस्टर करवाया है कोर्ट से कभी? हाँ, नहीं है तो क्या नहीं करवाया? पता है हाँ इस पिन को यार, मेरे को तो इतना ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ एक्सट्रीम अलग लेके जा रही हूँ क्या? आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है? सी मैम ये तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस होता है ना, सेल डीड रजिस्टर्ड होती नहीं है। नहीं, यही तो बात है ना, विल की यही विल तो बात है। रजिस्ट्रेशन मैडम हमारे हमारे कर्नाटक में और ये हाँ, रजिस्टर करने के लिए एक ऑफिस होता है। नहीं 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 नहीं, तो मैं सही क्या आप बोला आपको कि विल तो चलो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होती है, लेकिन यस जो मरने वाला था जिसको रजिस्टर करनी थी वो विल उससे पहले ही मर गया, गुजर गया वो, तो मैं वो क्या तो करूं अभी? कोर्ट में जाने के बाद प्रोबेट होता है। हाँ, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, द प्रोबेट विल if प्रोबेट it's प्रोबेट not registered we can get it probat from the court. प्रोबेट फ्रॉम हाँ, द कोर्ट। यस, यस यही तो मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से, है ना, प्रोबैट होती है ना, यस पढ़ना भी ठीक टीम में है। आई हो तो प्रोबैट कौन करवाते हैं? उनके हियर्स ही करवाते हैं ना, है ना, जी उनके रिप्रेजेंटेटिव भी करवाते हैं ना, जो उनकी कैपेसिटी में होते हैं करने के लिए। यस यस गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए तो मैं आपको फिर से यहाँ पे लेके आई हूँ, ओके। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव समझा, हियर समझा, और एडमिनिस्ट्रेटर्स आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत ठीक है। क्लियर बोल रहे तो बेनिफिशियरीज कराते हैं, हाँ, यस, बेनिफिशियरीज जो विल के होते हैं वही कराते हैं, वही कराते ठीक है। तो डोंट वरी, अगर जिसको विल की ड्राफ्टिंग सीखनी होगी वो भी मुझे बताना, मैं आपको विल कैसे ड्राफ्ट करते हैं वो भी बता दूंगी, ओके। और उसमें क्या क्या पॉइंट्स होनी चाहिए और बेसिक नेसेसिटीज क्या होनी चाहिए, इफ इट इज अ प्रॉपर्टी, इफ इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी, इफ इट इज अ गोल, एनीथिंग you can get into your will if you are into the existence of that property. अगर वो प्रॉपर्टी आपके पास है तो आप विल में किसी को भी देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, ठीक है ना। ऑर्डर टू रूल टू हियर इट एंड्स, ओके ना। ऑर्डर 3 में करवाती हूँ आप लोगों को, फिर हम एंड करेंगे। आप लोगों को ऑर्डर टू रूल 2 में एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क राइट नाउ। Clear from my side. Clear from your side? I would I think everybody is clear with it, है ना। मैम चलो, मेरा एक अजीब सा कंफ्यूजन है, हाँ व्हाई आर यू प्लीज प्लीज। कॉलिंग इट ऑर्डर टू रूल 2? ये आपने तो सारे के सारे पढ़ा है अप टू रूल 7 तक, जो भी थे वट एवर रूल्स वर गिवन इनसाइड द ऑर्डर, हाँ, तो व्हाई यू कीप ऑन कॉलिंग इट ऑर्डर टू रूल 2? why am I calling it? I'm asking you, is there any question, any problem in No, order to? this order to not. Why do you say always rule 2? Order to rule 2 means I feel आपने तो सारे whatever is there given in 1 2 3 4 5 6 7, I Because hope order they are to the rule rules. 2 holds the main concept of order number 2. जो gist है, it is in order number 2 Okay. rule 2, because if any case is filed on the same cause of action again,
that is hit by order to rule 2. So that was a law point. That's why I was asking about Okay, order to rule madam. 2. ऑर्डर 2 का पूरा Okay. जिस्ट जो है ना वो ऑर्डर टू रूल 2 के अंदर दिया गया। ठीक है, आप पूरा Okay. मैंने तो आपको सारे रूल्स पढ़ा दिए, ऐसा तो कोई मैंने रूल आपको छोड़ा ही छोड़ा नहीं, नहीं, पर yes ये ma'am. बोला ही नहीं Yes कि ma'am. ये नहीं आता, ये नहीं आता है। बट आप पूरा Okay. ऑर्डर टू रूल 2 पढ़ लो, लेकिन एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर आप सीधा सीधा गोल 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 घूम के यू विल कम टू ऑर्डर नंबर 2 रूल 2, बिकॉज इट होल्ड्स द जिस्ट ऑफ ऑर्डर नंबर 2। वहीं Okay, भी ma'am. हमको बताया जाता है कि सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेकर आप दोबारा हमारे पास आइएगा नहीं। तो बहुत कंफ्यूजन होता है रेस जुडिकेटा और इसके बीच में। तो मैं वो चीज को लेकर भी आपको मैं एक अलग से एक लेक्चर लेने वाली हूँ ऑन द काउंट ऑफ अ लॉ पॉइंट दैट इज रेस जुडिकेटा एंड ऑर्डर टू रूल। उसको लेकर मैं पूरा एक डिफरेंट आपको एक नोट्स के साथ दे दूंगी। ठीक है, और मेरा Yes, पूछने sir. का मे बी ये रहा होगा, क्योंकि ऑर्डर टू रूल 2 को लेकर हम काफी ज्यादा ये रहते हैं कि भाई इसके अंदर वो लग रहा है कि नहीं, मिस जॉइंटर है कि नहीं। ड्राफ्टिंग क्लास या अनुप्रिया, आई विल ट्राई टू कीप वन ड्राफ्टिंग क्लास, होप सो। ओके, नाउ कमिंग टू ऑर्डर नंबर 3, रिकॉग्नाइज एजेंट्स एंड प्लीडर्स। अब प्लीडर्स को लेकर तो आपको सुना ही देता होगा कि ये तो हमारे एडवोकेट साहब की बात कर रहा है ना, फिर ये हमारे वकील साहब की बात कर रहा है ना। ये सब जो प्लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कोर्ट के अंदर? प्लीडिंग लेके आते हैं क्या? प्लेंट लेके आते हैं क्या? हाँ, कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे ना, इसलिए तो रिकॉग्नाइज एजेंट्स और प्लीडर्स को लेकर इन्होंने ऑर्डर नंबर 3 क्यों बनाया? अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? देखो ना, वी प्ले अ सॉलिड गेम हियर, जहां पर आपकी एक क्लाइंट ने फोन किया, मैम मैं तो यहाँ अभी यहाँ पे नहीं हूं, मैं तो बाहर हूं और मुझे सम्मन्स आ गया है, मेरा तो केस ही डिसमिस हो जाएगा, मैं तो प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, ये तो मेरे साथ में प्रॉब्लम हो जाएगी, लेने का देना हो जाएगा, तो मैं तो नहीं हूं आपको वकील पत्र पे साइन देने के लिए। बिकॉज अब प्लीडर जो होता है, एक एडवोकेट जो होता है, उसको क्लाइंट का बीपी चाहिए होता है ना, कि आप जी जाएं कोर्ट में और हमारी तरफ से केस को लड़ें, है ना। वेरी आई एम टॉकिंग इन लेमन लैंग्वेज दो, बट आपको ये पता होना चाहिए। तो समझ के लेना ये बात कि अगर ऐसी बात होती है कि ही इज नॉट अवेलेबल, तो व्हाट एज अ लॉयर यू कैन डू, यू कैन फाइल अ अपीयरेंस एप्लीकेशन। ठीक है, अपीयरेंस का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि अपीयरेंस के 2-3 मतलब निकलते हैं, मैं हर मतलब आपको बता देती हूँ। फर्स्ट अपीयरेंस होती है जब आपके पास वीपी नहीं होता है, आप कोर्ट को एक इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि सर मेरा क्लाइंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मुझे कहा गया अपीयर होने के लिए, तो डोंट पास एनी एडवर्स ऑर्डर। ठीक है, कोई भी ऑर्डर ना करें, क्योंकि प्लीडर जो है वो आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर एक विराम चिन्ह लग जाती है, इट इज जस्ट अ फुल स्टॉप हियर। ठीक है, आगे मैं कहूं आप लोगों को कि अपीयरेंस का दूसरा मतलब ये होता है कि जब आप कोर्ट को अपीयरेंस की, यानी कि मैं एज अ एडवोकेट अपीयर हो रहा हूं इस केस के अंदर, यू आर फाइलिंग अ वकील पत्र, यू आर शोइंग अ अपीयरेंस इन दिस मैटर, यानी कि आप खुद से होकर किसी भी केस में वकील नहीं बन सकते जब तक क्लाइंट आप लोगों को वो वकील परमिशन पत्र नहीं देता। इन राइटिंग आपको देता नहीं है, तब तक आप उनके माए बाप भी नहीं बन सकते हैं। Okay. Now, any appearance application or an act in order to court required and authorized by the law to be made or done by a party in such court may, except where otherwise expressly provided by any law for the time being in force, may be done or made. अब यहाँ पे बात सुनो आप, क्या है कि आपको जो क्लाइंट होता है वो ऑथराइज करता है। ठीक है, आप क्लाइंट आए नहीं आए, आपका प्रेजेंस कोर्ट के सामने कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो जहां पर कोर्ट को लगता है उसके अंदर कोर्ट ऐसा भी कर सकती है कि एज अ पार्टी आपको बुला सकती है, आपको बोलती है कि आप एडवोकेट नहीं, आप खुद आए कोर्ट में, यू कम टू द कोर्ट। और ये कैसे बोलती है? मुंह से बोलती है क्या? नहीं, सम्मन्स के थ्रू बुलाती है आपको। ठीक है, बाय अ रिकॉग्नाइज एजेंट, आप नहीं है तो आपका कोई रिकॉग्नाइज एजेंट होगा जो आपका जो केसेस होते हैं, पता है ये रिकॉग्नाइज एजेंट जो होते हैं, समझो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का एजेंट जो है वो प्रॉपर्टी का पर्सन जो है, ठीक है, अगर वो एक एजेंट है, वो कोर्ट में आता है कि सर मैं इनका एजेंट हूं और मैं इस केस को देखूंगा, मुझे ऑथराइज किया गया है, उसको लेकर आपको अथॉरिटी लेटर तो दिखाना पड़ेगा।
है ना। मैंने अगर आपको अथॉरिटी दिया है वो कोर्ट को दिखाना पड़ेगा, वरना कोर्ट कैसे मानेगी? हु आर यू, है ना, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये चीज को लेकर कोर्ट क्या करेगी, देखेगी, आइडेंटिफाई करेगी। तो ऑथराइज एजेंट तो एक बात हो गई, ठीक It है। is only for presence, रेकग्नाइज एजेंट, हाँ madam. Authorization agent only for presence. हाँ, ओनली फॉर द प्रेजेंस, only for presence it could be, or it can be the proceedings को लेकर वो पूरा ये देख सकता है। दूसरी Sure. चीज मैं एक और बता दूं कि यहाँ पर रिकॉग्नाइज एजेंट, समझो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो एक XYZ जगह पे है, आपका कोई रिकॉग्नाइज एजेंट नहीं है, अब उसको बुलाना है। तो अगर Yes. मैं बोलूँ ना, अगर समझो कोई एजेंट है, अरे ये घर खरीदोगे क्या, बहुत मस्त है ये घर, ठीक है, वाओ वाओ वाओ, ऐसे समझो, तो उसको लेकर भी कोर्ट सम्मन सर्विस करवा के बोल सकती है तू रिकॉग्नाइज एजेंट है, तू तेरे जो मालिक है उसको बता देना कि हम आए थे, तुमको सम्मन्स पहुंचा के गए। जी. So that also falls under the category of recognized agent, where you Yes. don't have your recognized agent, and one of the person is standing near your property to that you purchase this property, and then also you can be called as a recognized agent. That means what? Principal is aware about it. Principal and agent relationship, principal and servant relationship is coming Yes. under the category of recognized agent. Okay. By a pleader appearing apply to acting on a behalf. Pleader का मतलब है वकील साहब अपीयर होते हैं, अप्लाई करते हैं, उनके जगह पे जाके वो चीज का काम करते हैं। तो इस प्रोविजन के अंदर जो अपीयरेंस का मतलब होता है, कभी कभी कोर्ट बोलती है पार्टी इन पर्सन आ जाए, ठीक है। पार्टी इन पर्सन का मतलब होता है कि आप जो एक आजकल आपको पता है ना भूत चढ़ा हुआ है, जो लड़के हैं जिनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, 498 हो रहा है, फलाना फलाने केसेस हो रहे हैं, तो वो लोग पार्टी इन पर्सन ही अपीयर होते हैं, क्योंकि उनको वकीलों के पर भरोसा ही नहीं होता है। तो पार्टी इन पर्सन यानी खुद ही जाकर अपने केस को लड़ना, स्टैंड लेना, वट एवर यूर कॉल इट, ठीक है। रिकॉग्नाइज एजेंट और रिकॉग्नाइज एजेंट्स क्या होते हैं? जो कि पर्सन, अभी देखो कोई पर्सन जो है पावर ऑफ अटॉर्नी, एक होती है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एक होती है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में आप लोगों को सारे राइट्स दिए जाते हैं। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में आपको एक राइट दिया जाता है कि ये प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर काम करेगा और इसी प्रॉपर्टी को बेचेगा, बाकियों को शट डाउन, Specific purpose. फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, दैट यू आर गिविंग द दिस टू सम पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। लेकिन इसकी ड्राफ्टिंग बहुत टेक्निकल होती है, जनरल और स्पेशल की अलगता सेम है पर सेम नहीं होता है, ठीक है। The person carrying a trade or a business in the name of party is not resident within the local limits of the jurisdiction of the court. Matters connected with trade or business only. There is no other agent authorized. Appearance and applications. अब यहाँ पर है ना, मैं आपको बताती हूँ। मैंने जैसे आपको क्या कहा कि अगर समझो ऐसा कोई एजेंट रिकॉग्नाइज नहीं है जो कोर्ट में जाकर उसकी प्रोसीडिंग्स को, यानी प्रिंसिपल की प्रोसीडिंग्स को चलाने में हेल्प कर सकता है, तो मैंने क्या कहा, दरवाजे के बाहर एक आदमी खड़ा था, वो बोल रहा था ये प्रॉपर्टी बढ़िया है, आप इसको खरीदना चाहोगे, उसको भी एजेंट बना के कोर्ट बोलेगी चल तू आ, ठीक है। The person specially appointed by the government to prosecute or defend on the behalf of foreign rules. अब इसको जब सेक्शन नंबर 85 में अपन आएंगे ना, आगे चल के आपको बताऊंगी मैं कि गवर्नमेंट जो प्लीडर्स होते हैं वो कौन होते हैं और फॉरेन रूलर्स कौन होते हैं, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चल के बता रही हूँ 85 में। नो प्लीडर क्या होता है, अब हम सेक्शन नंबर 2 के 15 में डिफाइन किया गया है पर्सन एंटाइटल्ड टू अपीयर एंड प्लीड। प्लीड का मतलब होता है केस को चलाने की बात की जाइए, केस को पूरा डिफेंड करने की बात की जा रही है, प्लेंट लगाने की बात की जाइए, प्लीडिंग लेके आने की बात की जा रही है। फॉर अनदर कोर्ट इंक्लूड्स एन एडवोकेट, अ वकील और अटॉर्नी ऑफ एन हाई कोर्ट। यहाँ पर प्लीडर को इन्होंने बोल दिया कि वो एडवोकेट साहब होते हैं, वकील साहब होते हैं या अटॉर्नी होते हैं हाई कोर्ट को, जिसे इन्होंने कहा है प्लीडर, ठीक है। इन्होंने सेक्शन के 2 के क्लॉज 15 में प्लीडर को डिफाइन किया गया है। ये क्वेश्चन रेज किया गया था मेरे किसी स्टूडेंट ने पहले, तो उसको बताने के लिए मैंने ये यहाँ पर बताया है, ठीक है। चलो, Order 3 Rule 4 CPC अपॉइंटमेंट ऑफ अ प्लीडर। नो प्लीडर शेल एक्ट इन एनी। अभी देखो, जब तक आपकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, आपके पास वकील पत्र नहीं है, साइन नहीं है, आप रिकॉग्नाइज नहीं है, तो आप जाके कोर्ट के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं किसी भी केस में कि भाई यस आई एम अ लॉयर, आई कैन इस केस को मैं चलाना चाहता हूँ, मुझे इस केस का पूरा नॉलेज है। इवन इफ यू आर इनटू फुल नॉलेज अबाउट द केस, जब तक आपका क्लाइंट जो है आपको अपॉइंटमेंट नहीं देता, आपको राइटिंग में वकील पत्र नहीं देता, आपको एक अपीयरेंस करने के लिए ये अथॉरिटी नहीं दे देता है
तब तक आप कोर्ट में जाके खड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है। एवरी अपॉइंटमेंट शैल बी फाइल्ड बाय द कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ शैल बी डीम्ड इनटू फोर्स अंटिल, अभी देखो कोर्ट से इस बात की परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है। अंटिल द प्लीडर डाइज, अगर समझो जो एडवोकेट है वो मर जाता है तो दूसरा एडवोकेट अपॉइंट कर लेंगे, है ना। ऐसा थोड़ी है कि एडवोकेट मर गया तो केस खत्म हो गया, नहीं, इंसान मर गया तो भी केस खत्म नहीं होता है। उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स देखे, एडमिनिस्ट्रेटर्स देखे हम लोगों ने, हियर्स देखे हम लोगों ने, है ना, उनको लाया जाता है यहाँ पर। तो समझो एडवोकेट मर गया तो एडवोकेट मर जाने दो ना, दूसरा एडवोकेट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वो बोला गया है। और आप उस एडवोकेट को जो अपॉइंट करते हो तो आप जब तक वो मरता नहीं है तब तक अपॉइंट कर सकते हो, या आप उसको ये बोल सकते हो कि भाई मेरा जब तक केस चलेगा तब तक ठीक है। आपके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, आजकल तो एडवोकेट्स भी होशियार हो गए हैं, एमओयू कर लेते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करवा लेते हैं कि भाई चल जो भी होगा बाद में देख के लेंगे। इशारा काफी है आप लोगों को। ठीक है। नाउ एन एप्लीकेशन फॉर द रिव्यू और डिक्री ऑफ ऑर्डर इन द सूट आप किस केस के लिए कर सकते हैं, रिव्यू के लिए, डिक्री के लिए, इन सारी प्रोसीडिंग्स को लेकर आप एडवोकेट अपॉइंट कर सकते हो। उसको लेकर आपको क्या करना है, वो कॉपीज। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि समझो आपने एक लॉयर अपॉइंट किया और सामने वाली पार्टी ने कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल किए। अगर सामने वाली डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के बाद एडवोकेट को इस बात का नॉलेज है कि यस द डॉक्यूमेंट इज फाइल्ड एंड इट इज विद द लॉयर, प्लीडर और अटॉर्नी इन हाई कोर्ट उनके पास है, तो इससे इसका मतलब ये होगा कि जो क्लाइंट है उसको इस बात का नॉलेज है। ठीक है, ये यहाँ पे एक लॉ पॉइंट था। ठीक है। अगर कोई चीज का जानकारी, नॉलेज एडवोकेट को है, इसका मतलब है वो चीज की जानकारी जो है, वो चीज की जानकारी किसके पास है, क्लाइंट के पास है। आपको क्लाइंट को स्पेशली बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नो टेलीफोन। ठीक है। अब नथिंग इन द सब रूल 2 शैल बी कंस्ट्रूड एज, यानी कि जो ड्यूरेशन होता है ना, ड्यूरेशन प्लीडर का एंगेज किया गया है, क्या सर्विसेज देने वाला है, उसका नेम क्या है, और पार्टी का नेम क्या है जिसकी तरफ से अपीयर हो रहा है, प्लेंटिफ की तरफ से हो रहा है क्या डिफेंडेंट की तरफ से हो रहा है, और वो ऑथराइज किया गया है उस चीज को। और इस चीज को लेकर मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस फाइल किया जाता है। जो मैंने कहा ना कि अगर मेरा क्लाइंट अवेलेबल नहीं है और मुझे बोल रहा कि मैडम अर्जेंसी है, मेरे मैटर में चले जाओ, तो मुझे MOA फाइल करना पड़ता है कोर्ट में, जिसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस। जब तक मैं वकील पत्र फाइल करूं, अगर उसने मुझे वकील पत्र साइन करके दे दिया है तो दैट ऑल्सो आई कैन फाइल बिफोर द कोर्ट, और जो प्रोसीडिंग्स है उसमें जो भी काम करना है मैं खुद कर सकती हूँ। ठीक है, बहुत वेला है, कुछ ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता रही हूँ। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन सब रूल शैल अप्लाई टू एनी प्लीडर एंगेज ऑन बिहाफ ऑफ एनी पार्टी बाय अदर प्लीडर हु हैज ड्यूली अपॉइंटेड टू एक्ट इन कोर्ट ऑन अदर बिहाफ। अब देखो आपको मैं बताती हूँ क्या होता है ना, आपने मुझे अपॉइंट कर दिया, आपको मेरा काम पसंद नहीं आया, आप मेरे को बोलते हो कि मुझे ना अब राजेश को अपॉइंट करना है, मुझे आपका काम समझ में नहीं आ रहा है, ये तो जैसे बनिए का काम हो गया वैसे उनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसको लेकर हम NOC देते हैं। ठीक है। अब NOC अगर आप नहीं देते हो, ठीक है, मैंने आप मेरे पास आए थे, बोला NOC दो, मैंने बोला मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी, मेरी जो फीस रिमेनिंग है वो देते, मैं तेरे को NOC दे देती हूँ। ठीक है। उसके बाद वो चक्कर मारता रहा मेरे पास, उसके बाद मैंने उसको NOC नहीं दी। आफ्टर ऑल उसके बाद में उसने क्या किया, दूसरा लॉयर अपॉइंट कर दिया, वो एज उसने अपना वकील पत्र डाल दिया। ठीक है, विदाउट माई NOC, मैंने NOC नहीं दी। और सामने वाले ने क्या किया, किसी और लॉयर के पास गया, उसने बोला कि मैडम NOC नहीं दे रही है तो क्या आप मेरे केस में आ सकते हो। उसने बोला हाँ ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो नहीं दे रही है तो चलता है। ठीक है। और उसने अपॉइंटमेंट कर दिया किसी और लॉयर को। ठीक है, मेरी फीस भी गई और मेरी NOC भी गई। तो ऐसे चल सकता है क्या, तो 100% चल सकता है। इट इज जस्ट प्रोसीजर पार्ट जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एथिक्स नहीं है वो, इट्स नॉट फिक्स, नॉट कंपल्सरी। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ अ प्लीडर इज मेड व्हेन द क्लाइंट एग्जीक्यूट्स अ वकालतनामा इन द फेवर ऑफ प्लीडर। मैंने आपको क्या बोला कि अपॉइंटमेंट कैसे होती है प्लीडर की, एक एडवोकेट को कैसे अपॉइंट किया जाता है, वकालतनामा VP जिसे कहते हैं, अपीयरेंस, उसमें आप लोग साइन देते हैं, है ना। एंड वॉट एवर मैटर द क्लाइंट वॉन्ट्स टू एंट्रस्ट टू द प्लीडर शुड बी स्पेसिफाइड इन द वकालतनामा, यानी कौन सा केस दिया जा रहा है, उस केस नंबर, उस केस की पूरी डिटेल्स जो होती है उसमें फिल किया जाता है। और वो डॉक्यूमेंट जो होता है एक लॉयर को उनके क्लाइंट के तरफ से केस लड़ने को पावर दिया जाता है। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, नॉट कॉम्प्लिकेटेड ना। सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन रिकॉग्नाइज एजेंट, अभी उसका प्रोसेस क्या होता है। रिकॉग्नाइज एजेंट जो होता है वो पार्टी होता है, और वो उसके ऊपर क्या होता है ना, एक सर्विस की जाती है।
यानी उस पार्टी को बुलाने के लिए आप रिकॉग्नाइज एजेंट को बुलाओगे और उसको कन्वे करोगे कि आपकी प्रोसीडिंग्स ऐसी ऐसी चल रही है। The provision of service of process on a party suit shall apply to the service of recognized agent। मैंने आपको recognized agent के बारे में क्लियर कट बता दिया कि recognized agent कौन होता है, उसका काम क्या होता है, उसको ऑथराइज कौन करता है। जो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है वही recognized agent का रिलेशन है। ठीक है ना। सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन अ प्लीडर, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि अगर प्लीडर के ऊपर सर्विस की जाती है किसी भी बात की, यानी आप डॉक्यूमेंट समझ के चलिए या जो भी समझ के चलिए, तो यहाँ पर रेसिडेंस की बात आ जाती है जिसको हम कहते हैं लोकल जुरिस्डिक्शन। तो देखो जो प्रोसेस होता है, जो कोर्ट में जो प्रोसेस की जाता है उसमें ऑर्डिनरी रेसिडेंस जो होता है प्लीडर का, ठीक है, उसका पर्सनल अपीयरेंस है, तो वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि पार्टी को कम्युनिकेट किया गया है, सारी केस की जानकारी पार्टी को है। पार्टी बोले तो कौन? क्लाइंट। ठीक है, तो प्लीडर रिप्रेजेंट करेगा यानी केस चलाएगा और कोर्ट उसको डायरेक्शन देगी कि जो भी पर्पस होगा, यानी जो भी चीजें होगी वो जो प्लीडर होगा उसको पता होगा। तो यहाँ पर प्रिजम्पशन का रूल आ जाता है। प्रिजम्पशन का रूल का मतलब होता है ये माना जाएगा, दैट इज अ प्रिजम्पशन। समझ के चलने वाली बात है। ठीक है, there is a presumption that the notice has been served on the pleader। यानी अगर समझो कोई नोटिस कोर्ट की तरफ से आया है और उस बात को प्लीडर को भेजा गया है, अगर प्लीडर को भेजा गया है तो ये मान के चला जाएगा कि क्लाइंट को इस बात की पूरी जानकारी है। क्योंकि उनको एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, ये वाली एंगेजमेंट नहीं है। एंगेजमेंट का मतलब है कि प्लीडर एंगेज किया जाता है उस केस के अंदर, है ना। एंगेज का मतलब होता है अपॉइंट। ठीक है, लीगली डिटरमाइन द प्लीडर कैन अवॉइड द कम्युनिकेशन नोटिस, यानी कि प्लीडर को अगर उसकी कम्युनिकेशन नोटिस को अवॉइड करना है या नहीं बताना है तो ये उसकी मर्जी है, कोर्ट की मर्जी नहीं है। कोर्ट ने उसको बता दिया मतलब ये समझा जाएगा कि क्लाइंट को इस बारे में पूरा पता है। ठीक है, एजेंट टू एक्सेप्ट द सर्विस, एजेंट टू एक्सेप्ट द सर्विस का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जो रिकॉग्नाइज एजेंट होता है, यानी कि कोर्ट को पता है कि ये उस एजेंट है इस केस के अंदर जो ये केस की प्रोसीडिंग्स में चलने वाला है। तो अब जुरिस्डिक्शन की बात आ जाए कि भाई अभी अभी सामने वाले को कुछ नोटिस देना है, बुलाना है या सर्विस करना है या सम्मन्स भेजना है, तो कोर्ट क्या करेगी ना यहाँ पर, है ना। तो वो सब चीजों के लिए अपॉइंटमेंट जो होगी वो राइटिंग में होगी, कोर्ट में फाइल की जाएगी। और ये अपॉइंटमेंट स्पेशल भी हो सकती है, जर्नल भी हो सकती है। और जो इंस्ट्रूमेंट साइन किया जाएगा वो प्रिंसिपल साइन करके इस एजेंट को देगा और एजेंट जो होगा उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो होगी वो अपॉइंटमेंट की ये की जाएगी। और उसके बाद केस में डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि देखो आप कौन हो ना ये किसको पता है। तो रिकॉग्नाइज एजेंट का मतलब यही होता है। यहाँ पर सर्विस की बात की जा रही है तो वहां पर उन्होंने क्या बोला कि प्लीडर अपॉइंट कर दिया गया है। अगर प्लीडर को सारी बातों की जानकारी है कि कोर्ट में क्या चल रहा है, नोटिस आया है, फलाना ढिमकाना हुआ है, तो मतलब जो केस का प्लेंटिफ है उसको सब पता है, डिफेंडेंट है उसको भी पता है, whoever into the knowledge about the said fact। Just a minute। ये क्लियर हो रहा है ना? मेरा फोन का बैटरी, हाँ क्लियर हो रहा है ना? Yes, ma'am. It's clear ना? It's very simple exactly, not so difficult to be understood। हाँ 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 हाँ, किसी को क्वेश्चन है, किसी को डाउट है? The court may at any stage of the suit order any party not to having a recognized agent residing within the jurisdiction of the court, the pleader who has been duly appointed to act in the court on his behalf to appoint within the specified time a agent residing within the jurisdiction of the court to accept the service of the proceeding on his behalf। यहाँ पर डिफेंडेंट की बात की जाइए कि अगर समझो उसका भी कोई एजेंट है तो वहां पर उसको अगर वो जुरिस्डिक्शन के अंदर वहां पे रह रहा है जहाँ की कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन आती है तो उसको दे दिया जाएगा। यानी इसका मतलब है कि प्रिंसिपल को इस बात की पूरी जानकारी है क्योंकि सर्विस उसको हो चुकी है, सम्मन उसको दिए गए हैं, उसको बोला गया है कोर्ट में आ जाना, नहीं आते हो तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ के लेना। ठीक है, एम आई क्लियर विथ ऑर्डर नंबर 3? Yes, Yes, ma'am. ma'am.
So today I have finished with order number 2 and order number 3. Okay. You want, I can start with order number 4 also, because it is just a limited order. नहीं नहीं वो- पूरा बहुत नहीं? ज्यादा भी Okay, ma'am. तो याद रहता नहीं। अच्छा ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म। ओके, ठीक है। Nobody has a difficulty or a question regarding order number 2, rule number 2? Ma'am, I have one query before leaving the class. Yes. Actually, in a civil court, plaintiff has filed a civil suit against me, a suit for possession. Okay. Suit for possession, where the parties both are real brothers, and on the first floor, the registered owner is residing, and on the ground floor, as a co-sharer, I am his rare blood brother, right? Do you have the copy with you of your case? Yes, I have it, but If copy. you can share it with me, I would be the one who can help you immediately. Because, you know, in conversation, the law point becomes... Simply, Yes. I just want to ask. Huh. In my absence, we both brothers are riding since prior to year 2000, like 96 the registry है मैम, हाँ, 96 परचेज की हुई है उन्होंने, ठीक है, okay. जो एक्चुअल रियल ओनर है, तो इन द ईयर 2018 में उसने मेरे पे सूट फाइल किया, सूट फॉर पोजेशन इन माय एब्सेंस व्हेन आई वाज रेसिडिंग एट यूएसए, ठीक है। Okay. उसने जान के किया, उसने गैर मौजूदगी में किया, उस